हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। बीएड सेकेंड ईयर की अगली क्लास अब हमारी आरंभ होती है। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। पहला है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, चैप्टर 2 का ये पॉइंट, और नंबर 2 जो है सेकेंड पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इन दोनों पॉइंट्स का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब आज हम प्रारंभ करते हैं नंबर 3, नियोजन का सिद्धांत। ओके, किसी भी कार्य की सफलता उसकी पूर्व नियोजित योजना के स्तर पर निर्भर करती है। तीसरा क्या है? नियोजन का सिद्धांत। किसी भी कार्य की सफलता किस पर निर्भर करती है? उसकी पूर्व नियोजित योजना के स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण से पूर्व विषय वस्तु, उसको प्रस्तुत करने का ढंग, शिक्षण में संभावित समस्याओं के समाधान आदि को पहले से ही सुनिश्चित कर ले। शिक्षण के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति बिना योजना अथवा नियोजन के संभव नहीं है। अतः कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण का पूर्ण नियोजन कर लेना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए नंबर 4, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। नंबर 4 क्या है? बाल केंद्रितता का सिद्धांत। शिक्षण का एक उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है छात्रों की योग्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्रियाओं का नियोजन करना। इस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक, सलाहकार तथा दर्शक की होती है। इसमें शिक्षक बालक की उतनी ही सहायता करता है जितनी उसे जरूरत है। शेष बालक स्वयं अपने ढंग से क्रियाशील रहता है। दूसरी तरफ इसमें शिक्षण का एकमात्र केंद्र बिंदु बालक ही होता है। इसमें शिक्षक तथा विषय की भूमिका गौण होती है। मतलब मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो बालक होता है और शिक्षक तथा विषय की जो भूमिका होती है वो दूसरे नंबर पे आती है, मुख्य न होकर के गौण हो जाती है। अर्थात बालक स्वयं इस योग्य बन जाए कि अपनी भविष्य की समस्याओं का स्वतः उपचार कर सके। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने शिक्षण को छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, रुझानों, आयु तथा मानसिक स्तर आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है। इस प्रकार यह शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। मतलब बालक के ही ऊपर ये केंद्रित रहता है। अब देखिए पॉइंट 5, सहसंबंध का सिद्धांत। 5वां क्या है? सहसंबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ स्पष्ट किया जाए। एक विषय का दूसरे विषय से सहसंबंध स्थापित करने का अनुसिद्धांत, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संपूर्ण ज्ञान अपनी प्रकृति के अनुसार समन्वित एवं समग्र रूप रखता है। केवल अधिगम की सुविधा के लिए इन्हें पृथक वर्गों में रखा जाता है। अतः हमें विषयों को पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे विशिष्टता रखते हुए भी अन्य विषयों के साथ एक स्वाभाविक संबंध रखें। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक के ज्ञान का विकास एकांगी न होकर चतुर्दिक हो। किस बात पर बल दिया जाता है? कि बालक के ज्ञान का जो विकास हो वो एक अंग में न हो बल्कि चारों तरफ से हो, चतुर्दिक हो। इसके अलावा विषय को रोचक, सरस और बोधगम्य बनाने हेतु भी इस सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो हमारा विषय है उसको रोचक, रुचिपूर्ण बनाना होता है, सरस बनाना होता है
और बोधगम्य मतलब समझ में आने वाला भी होना चाहिए। उसमें जब इस सिद्धांत की उसमें जरूरत पड़ती है। अब है नंबर 6 चयन का सिद्धांत। किसी भी विषय के अंतर्गत जब शिक्षक शिक्षण कार्य करने जाता है तो हमारे सामने दो मुख्य बातें आती हैं। अब कौन कौन सी आती हैं देखिए। प्रथम है समय कितना है। एक अध्यापक को, एक शिक्षक को ये सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास समय कितना है। और जो दूसरा पॉइंट होता है विषय वस्तु का विस्तार कितना है। उक्त दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उद्देश्य निश्चित कर लेने के पश्चात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह समय के अंतर्गत ही विषय वस्तु को समाप्त कर ले। इसके लिए चयन का सिद्धांत यह निर्देश देता है कि शिक्षण हेतु केवल उन तथ्यों या विषयों का चयन किया जाए जिनका पढ़ना उद्देश्यों के अनुसार अभीष्ट है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि तारतम्य का अभाव न रहे, मतलब जो भी शिक्षक पढ़ाए उसमें एक दूसरे से संबंधित बातें हों। ये न हो कि बिल्कुल अलग अलग बातें हों, उनमें तारतम्यता न हो। और चयन में कहीं कहीं पर कठिन तत्व भी न छूट पाए, मतलब जो कठिन चीजें हों वो भी अध्यापक अच्छी तरह से समझा पाए। अब देखिए 7वां है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। 7वां पॉइंट क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र को अधिकतम क्षमता युक्त बनाना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का क्या कार्य है? प्रत्येक छात्र को अधिकतम क्षमता युक्त बनाना शिक्षा का कार्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विभिन्न व्यक्तियों, आदतों, रुझानों, वातावरण, रुचि, आवश्यकता आदि तत्वों में कहीं अंतर जरूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करे, जिससे छात्र क्या करें कि अपनी क्षमता और दक्षता का अधिकतम विकास कर सकें। राइट। अब देखिए 8वां पॉइंट पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। पूर्व अनुभव एक ऐसा साधन होता है जिस पर नवीन ज्ञान का ढांचा मजबूती एवं सुरक्षा के साथ खड़ा किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उन्हीं पूर्व अनुभवों की जानकारी के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो बालक के पूर्व व्यवहार का पता चल जाता है और दूसरा क्या होता है, नवीन ज्ञान देने हेतु आधार मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला पॉइंट है 9वां प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। शिक्षण के उद्देश्यों के निर्माण तथा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण व्यूह रचनाओं का विशेष महत्व है। शिक्षण व्यूह रचनाएं प्रस्तावित या उपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक एवं छात्रों को सहायता देती हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण कार्य करने से पहले उस विषय के शिक्षण के लिए व्यूह रचनाओं का चयन, निर्माण एवं उपयोग करे। ओके, शिक्षक को व्यूह रचनाओं के चयन के समय क्या करना चाहिए? छात्रों की आवश्यकता, स्तर तथा पूर्व ज्ञान को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। थैंक यू।